और बड़ा दिलचस्प ये चरण माना जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी है और लगा हुआ गोरखपुर यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र भी है। आपकी नजर क्या कुछ कहती है आज के रण को लेकर? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि 2017 और 2022 में बहुत बड़ा फर्क है जी। जहां 54 में से 36 सीटें बीजेपी और इसके सहयोगी दलों ने जीती थी। 2022 में परिस्थितियां बदली हुई नजर आई और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कैंप करना पड़ा और उन्होंने रोड शो भी किया, भरसक कोशिश की है जी। लेकिन जो जनता की नाराजगी है विधायकों के प्रति, जमील से आप बात कर रहे थे शायद बनारस से, तो वो भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे वाराणसी में जो विधायक हैं, प्रधानमंत्री का दौरा हो जाता है वो ज्यादा अवेलेबल हैं लेकिन विधायक अवेलेबल, तो लोगों में एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर जबरदस्ती काम कर रहा है। और उधर इस क्षेत्र में देखेंगे आप कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जो जातीय दल है, इनका विशेष महत्व है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या प्रिया पटेल हो जी। ये बात अलग है कि जब परिणाम आएंगे तब पता लगेगा कौन नेता अपनी जाति को कितना साथ पाया, कितना साथ लेकर आ पाया, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता जी। आप देखेंगे 2017 में यही ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो ये परिस्थितियां बदली हैं। अनुप्रिया पटेल बिल्कुल वो और उनकी मदर दोनों का जो राजनीति का जिस तरीके का एक वर्चस्व की जो जंग है वो देखने में है कि दोनों अलग अलग पाले में हैं। तो देखिए चीजें वही हैं, डिलीवरी नहीं हो पाई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ नहीं बदला, सड़कों की हालत थोड़ी सुधार हुआ है, हाईवे बने हैं, आई है, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं, देखिए विकास हम उसको मानेंगे पंकज जी, पराग उसको विकास मानूंगा मैं जी। जिस दिन गांव का जो आखिरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल, उसकी हालात सुधरे, जहां गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, तब विकास समझ में आएगा, हाँ विकास हुआ है। और उसके लिए फिर एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि गांव का स्कूल उसी टूटी फूटी हालत में है, ना उसमें शौचालय है, ना उसमें पानी है, ना उसमें बिजली है। और कोरोना काल में देखिए जहां फिजिकली क्लासों में प्रेजेंस नहीं थी, वहां ऑनलाइन हमने सब कुछ किया। तो ऑनलाइन में मोबाइल नहीं है, कहीं पर आप देखेंगे सिग्नल नहीं है, तो जो गरीब जो वंचित तबका है उसका बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाई से सफर किया और कहीं कोई मुद्दा नहीं है। देखिए जो बेसिक चीजें हैं वो कहीं इस इलेक्शन में 2022 में मुद्दे में तब्दील नहीं हुई, मुद्दे में नहीं दिखी। वो कह रहे हैं हम हवा निकाल देंगे, दूसरा कह रहा है धुआं उठा देंगे, तीसरा कह रहा है मैं स्कूटी फ्री दे दूंगा, पांचवा कह रहा है मैं घी दे रहा हूँ, देसी वोट तो कर दे। यानी कटोरा सभी थमा रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां वोटर के हाथ में, लेकिन जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका रोड मैप कोई नहीं बता रहा कि कैसे गरीब का बच्चा शिक्षित होगा, उसे शिक्षा मिलेगी, कैसे जब बीमार पड़ जाएगा तो उसका इलाज भी हो जाएगा, ये सुनिश्चित कोई नहीं कर रहा जी। जबकि मैं कहता हूं बजाय कटोरा देने के उससे रोजगार दे दो। जब रोजगार मिल जाएगा, उसकी आमदनी होगी, तो वो अपना बच्चा पढ़ा लेगा, दवा भी खरीद लेगा, तो सारे काम कर लेगा। जब आप रोजगार नहीं दे पाते तो उस मुद्दे को छुपाने के लिए कि वो मुद्दा न बने बेरोजगारी, आप कहते हैं कि हमने अनाज दिया था जी। और देखिए एक और है, ये फ्री कहां से आ रहा है? फ्री कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई राजनेता अपनी जेब से निकाल के नहीं दे रहा, जनता का पैसा है, इस जेब से निकाल के इस जेब में आप रख रहे हैं जी। मेरा ही टैक्स का पैसा है ना। मान लीजिए जो भी आप इसको 5 किलो 10 किलो या स्कूटी या देसी घी या तेल दे रहे हैं, वो दूसरी चीजों के थ्रू उससे आप निकाल रहे हैं। भाई उपभोक्ता तो वो भी है, मान लो पेट्रोल खरीदता है, डीजल खरीदता है, तो किस भाव पर खरीदता है, तो पैसा तो उसकी जेब से भी निकल कर जाता है ना जी। तो मैं बार बार कहता हूं कि देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे नहीं नजर आए, और उन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं जी। क्योंकि एक उंगली सत्ताधारी दल की तरफ उठेगी तो दो उंगली आप भी सत्ता में रहे, समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही है, बीएसपी भी सत्ता में रही है। अगर उन्होंने स्कूल का विकास किया होता तो आज गरीब का बच्चा पढ़ रहा होता, इतना मैं जानता हूँ, गांव के बच्चे को इलाज मिल रहा होता। ठीक है, आरपी उपाध्याय जी आप बने रहिए सर, मैं आपके पास लौटूंगा और भी विश्लेषण के लिए। इस वक्त हमारे साथ वर्षा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है ब्रेकिंग सेंटर से, उनके पास बड़ी जानकारी है। वर्षा, ओवर टू यू। जी प्राग, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है चुनावों से जुड़ी हुई।
आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों से मतदान करने की अपील की है और साथ ही इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा, साथ ही जनता से अपील की है कि मतदान करने की, और जयंत चौधरी ने बीजेपी पर भी तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि नौजवानों, 12वीं के बाद इंटर में दाखिला मत करना। तो वहीं आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी चुनावों को लेकर ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि 7वें चरण के लिए मतदान जरूर करें, मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित वर्षा, आपके करें। पास लौटूंगा मैं और अधिक बड़ी और अहम जानकारी के लिए। इस वक्त राघवेंद्र का हम रुख करेंगे। आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता राघवेंद्र, अखिलेश यादव का गढ़ है आजमगढ़, कितनी बड़ी टक्कर यहां पर आप देख रहे हैं राघवेंद्र? ये जनपद आजमगढ़ है और मैं आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा में हूं। आप देख सकते हैं लगातार सुबह से ही यहाँ पर वोटिंग हो रही है। हमारे साथ पहले तो यहाँ के रहने वाले हैं रामलोट जी, दलित परिवार से हैं। रामलोट जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। आज आप यहाँ वोट डालने, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे निशान, कहाँ है निशान आपका, दिखाइए। ये वोट डाल करके आए हैं जी। किस मुद्दे पर वोट दिया? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कहां वोट दिया, लेकिन किस मुद्दे पे दिया? विकास के मुद्दे पर दिया, रोजगार के मुद्दे, रोजगार विकास पे, रोजगार और शांति पे, महंगाई कम हो, यही सब। अच्छा, आप तो इस उम्र में हैं, आपने देखा होगा कि आजमगढ़ के तमाम सारे युवा कहीं मुंबई जाते हैं, कभी विदेशों में जाते हैं, और जब उनको आना होता है तो ना तो उनको सीधे कोई ट्रेन यहाँ पर मिलती है, ना ही कोई बस का सीधा रास्ता है, तमाम सारी दिक्कतें होती हैं। उनको लेकर के आपने नहीं कहा अपने नेताओं से? अब नेता लोग हम लोग कहाँ जाते हैं साहब, लेकिन दिक्कत ये सुनते बहुत सबके हुआ। कोई पैदल आया है, कोई कैसे कैसे आया है, इस मुद्दे में कैसे कैसे आए हैं, सब बहुत परेशानी से आए हैं। अच्छा, एक चीज की, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसकी भी बातें बीजेपी वालों ने तमाम बार कही। समाजवादी पार्टी ने शिक्षा और लैपटॉप बांटने, तमाम सारी योजनाओं की बात की। मायावती ने भी दलितों का साथ देने की बात कही। क्या आपको लगता है कि इस बार की सरकार कैसी आने वाली है? अब इसी के सरकार जो आएगी तो अच्छा विकास करेगी। यानी इस बार जो सरकार आएगी अच्छा विकास करेगी। हाँ। आप लोग भी वोट डालने आए हैं? नजदीक आइए, इधर नजदीक आइए। क्या नाम है आपका? रामकरण। वोट डाले आप? अभी नहीं। ये पर्चा आपका वोट डालने के लिए है क्या? ये देखिए, बाकायदा पर्चा लेकर के आए हुए हैं पराग जी, और वोट डालने आप पहुंचे हैं। यही गांव आपका पास में ही है? हाँ, यही। किसकी सरकार, कैसी सरकार आने वाली है? क्या मुद्दा होगा आपका इस बार का? अब ये तो साहब हम नहीं बता पाएंगे कौन सरकार आए कौन नहीं आएगा, लेकिन वोट डालने आए हैं, कुछ तो उम्मीद किए होंगे कि सरकार विकास करेगी, रोडवेज बनाएगी, स्टेशन। कोई उम्मीद नहीं करते। कोई उम्मीद नहीं करते, सीधे वोट डालने चले आए। हाँ, क्यों नहीं उम्मीद करते? क्या नेता लोग नहीं सुनते आपकी बात? क्योंकि हमें साइकिल लेके दिन भर घूमना होता है, सन पपड़ी बेचना होता है, इसलिए उम्मीद नहीं की है। यानी अपना छोटा सा कारोबार करके अपना जीविका चला रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आज चूंकि लोकतंत्र का एक पर्व है और उस पर्व में ये हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। पराग जी, देखिए लगातार यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की बात की जाए या पैरामिलिट्री के जवानों की बात की जाए, उनको सुबह से ही तैनात किया गया है। क्या नाम है भैया आपका? जीनब। जीनत जी, वोट डाले आप? नहीं डालने जा रहे हैं। हम पूछेंगे नहीं कि किसको वोट देंगे, लेकिन किस मुद्दे पर देंगे? आखिर विकास के मुद्दे पर देंगे, रोजगार के मुद्दे पर देंगे, या बच्चों की पढ़ाई के मुद्दे पर देंगे? क्या मुद्दा है आपका? विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। विकास के मुद्दे पर। हाँ। तो पहले तो बहुत दिक्कतें यहाँ रही हैं, बल्कि आज भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए ना तो ट्रेन सीधी मिल पाती है, ना बस अड्डा है कोई सही, और ना ही यहाँ से कोई ऐसी कनेक्टिविटी कि लोग जल्दी आसानी से पहुंच सके। क्या उन चीजों की मांग आप लोगों ने राजनेताओं से की है? साहब कौन मांग करेंगे, कोई सुनने वाला ही नहीं। जी राघवेंद्र, इस बार की कैसी? राघवेंद्र, लोग मनी मन मुस्कुरा रहे हैं जब आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आपके पास में लौटूंगा, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरबी उपाध्याय जी। काशी में भी चुनाव है, आजमगढ़ में भी चुनाव है, और साथ ही मिर्जापुर, अनुप्रिया पटेल, ये सभी जो बड़े नेता हैं इनकी साख दांव पर है इस चरण में। चाहे हम ओपी राजभर की बात करें, दारा सिंह चौहान की बात करें, इन नेताओं की किस्मत का फैसला आज होना है। इसके साथ ही अगर 2017 के मुकाबले अभी माहौल हम देखें, मुद्दों को देखें, तो कितना बदलाव आपको नजर आ रहा है सर? मैंने पहले भी कहा 2017 और 2022 में काफी कुछ बदल चुका है। पर अगर हम बनारस की बात करें तो देखिए, बनारस एक सदियों से उपेक्षित शहर रहा, तीर्थ स्थल होते हुए वहाँ जिस तरह के हालात थे वो छुपे नहीं हैं। नकारा नहीं जा सकता कि बनारस में विकास हुआ है और वो नजर आता है। समथिंग बेटर देन नथिंग, जिसमें कहावत है कि जहाँ एक
इतनी बेस्ट पोजीशन थी वहाँ सड़क, और आप देखेंगे गंगा के घाट, कुछ न कुछ सुधार वहाँ पर देखने में मिल रहा है और जनता उसे एप्रिशिएट करती है। और जनता, देखिए जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत होती है। बिल्कुल। हम लोग यहाँ बैठकर ये डिस्कशन करते हैं, लेकिन जनता के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। बिल्कुल। वो किसी एक उस पर वोट नहीं करता है, लेकिन जो जातीय फैक्टर है वो भी अपने आप में बहुत अहम होता है, चाहे वो 2017 हो चाहे वो 2022। जातीय फैक्टर में कुछ नहीं बदला। देखिए चेहरे वही हैं, अनुप्रिया पटेल 2017 में भी थी, 2022 में भी। ओम प्रकाश राजभर जिनका के आप कह रहे थे वो भी आज भी हैं, 2017 में थे। जातीय फैक्टर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार, लोग वोट करते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। जी। कल मेरी एक वोटर से बात हो रही थी, बोले जी नहीं हमारी जाति का नेता है, अगर हम राजभर को वोट नहीं करेंगे तो जो हमारी जाति की पार्टी या हमारी जाति का नेता है उसकी कहीं ना कहीं फिर वो बात जाति पर आ जाती है कि हमारी पूरी, मतलब एक नेता को, एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरी जाति से जोड़ करते, जी जी, तो वो वोट भी करते हैं। और हम जो देख रहे हैं जो मुख्य समस्याएं हैं वो जस की तस बनी रहती हैं। अगर वो समस्याओं पर वोट करे, अभी मैं सुन रहा था एक वोटर से बात कर रहे थे तो उसने कहा विकास। अब विकास का पैरामीटर क्या है? विकास एक शब्द तो बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन विकास का मतलब चंद पूंजीपतियों का विकास हो जाना विकास नहीं होता है। विकास मैं ये मानता हूं कि भी समाज के जो अंतिम व्यक्ति का विकास होगा वो समग्र विकास होगा। और देखिए गांव एक इकाई है, आखिरी इकाई है, तो गांव का विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं बहुत अच्छी थी कि भी गांव गोद लेने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गांव गोद लिए, और जो गांव गोद लिए उनके हालात कितने सुधरे वो हम सब ने देखा। तो जब तक आप गांव को नहीं बदलेंगे, गांव की समस्याओं को दूर नहीं करेंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा, आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। राघवेंद्र के पास हम चलेंगे, बड़े संवाददाता इस वक्त जुड़े आजमगढ़ से। राघवेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल पराग, मेरे साथ अतरौलिया विधानसभा से निषाद और भाजपा से समर्थित प्रत्याशी प्रशांत जी हैं और आर्किटेक्ट हैं। सबसे खास मैं यही बताना चाहता हूं कि लगातार बने हुए आजमगढ़ से। राघवेंद्र, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रशांत जी मेरे साथ हैं, अतरौलिया से प्रत्याशी हैं, निषाद और बीजेपी गठबंधन से। सर पहले तो बहुत स्वागत करूंगा इंडिया न्यूज पर और बधाई दूंगा आज वोटिंग के लिए आप पहुंचे। किस तरह से देख रहे हैं इस बार का चुनाव? चूंकि तमाम सारे उतार चढ़ाव आपने भी देखे, और सबसे खास कि आजमगढ़ एक बार समाजवादी गढ़ एक प्रकार से बन चुकी है। 2 विधानसभाएं ही केवल बाहर गई थी, 8 विधानसभाएं, जब जिस समय भाजपा की एक लहर थी उस समय भी 8 ही विधानसभाएं सपा को, 8 विधानसभाएं सपा के खेमे में गई थी। इस बार क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इंडिया न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए ये एक पर्व है, लोकतंत्र का एक पर्व है हमारा, और आज जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे प्रदेश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और नीतियां ऐसी हैं जो हर लाभार्थी को लाभान्वित की हुई हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, कुछ लोग होते हैं, कुछ पार्टियां हैं जो लोकल पार्टीज हैं, वो चुनाव के समय ही चुनाव लड़ती हैं, 2-3 महीने बरसाती में ढक के देते हैं। बट हम लोग 5 साल पूरा चुनाव लड़ते हैं, तो हम लोग को इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और इस बार तो हम जो ऐसा कि आपने कहा आजमगढ़ सपा का गढ़ था, तो गढ़ था, किसी जमाने में था। अब आज की डेट में 2019 में भी देखा होगा, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे वोट प्रतिशत प्राप्त किए थे। और इस बार यहाँ एक समस्या मैंने देखी कि अधिकांश लोग यहाँ से पलायन करते हैं, विदेशों में नौकरी करते हैं, या देश की भी बात की जाए तो मुंबई, दिल्ली, गुजरात में तमाम लोग काम करते हैं। लेकिन जब भी कोई समस्या आती है, अभी कोरोना काल में लोग पैदल आए यहाँ पर, ट्रेनों की व्यवस्थाएं नहीं थी, बसों की व्यवस्थाएं नहीं थी, और तमाम सारी समस्याएं यहाँ पर थी। उनको लेकर के आखिर क्या स्ट्रेटजी आपकी है? किस मुद्दे पर आखिर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए कोरोना टाइम पे आपने देखा होगा, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा, सिर्फ हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो सड़कों पे खड़ी होकर राशन वितरित करना, लोगों को जलपान कराना, लोगों को सुविधाएं मुहैया करना। जो यहाँ के लोकल, मैं बोलना नहीं चाहता, जो यहाँ के लोकल विधायक हैं उनका आप देख लीजिए, उनके पिताजी उस समय बीमार पड़ गए थे 3 महीने के लिए, जब तक कोरोना पीरियड चल रहा था, घर से नहीं निकल रहे थे, और जैसे ही चुनाव आया तो वो घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। मार्जिन क्या होगी आजमगढ़ में? क्या मार्जिन होगी? क्या आजमगढ़ में हम लोग 70-30 का रेशियो है, 70% सीटें हम जीत रहे हैं।
आजमगढ़ में 10 में से 7 बीजेपी के खेमे में जाएंगे। 70% का रेशियो होगा। 10 तारीख को इसका परिणाम आपके सामने होगा। तो बिल्कुल परागी अभी कह पाना शायद थोड़ा जल्दबाजी होगी, या कहना प्रशांत जी का प्रत्याशी है अतरौलिया विधानसभा से और आज वो आए हुए हैं बूथ चेक करने के लिए। एक सवाल और अंतिम मैं आपसे करूंगा कि आज क्या समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि मैंने देखा कई जगहों पर अभी भी लाइट नहीं है, लोग लाइन में हैं, अंधेरे में वोट डाल रहे हैं। देखिए कई जगह ऐसी समस्याएं आ रही हैं। मैंने एसडीएम साहब को भी बोला हुआ है, डीएम साहब को भी बोला हुआ है कि कम से कम अंधेरे कमरे में खिड़कियां खुलवाते, खिड़कियां भी बंद हैं। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक सत्येंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सत्येंद्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं सर इंडिया न्यूज में। और इन 54 सीटों का विश्लेषण आप कैसे करेंगे सर? देखिए, इस बार जो ये विधानसभा चुनाव है, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है जी। और जो अब हम देखें कि जो बहुजन समाज पार्टी है, देर से ही सही उसने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कहीं ना कहीं प्रयास शुरू कर दिया है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लोकसभा क्षेत्र वाराणसी है, वो भी अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव में शामिल हैं और वहां पे रुककर वो रोड शो भी कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं, पार्टियों के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और पूरी जो पार्टी की चुनावी रणनीति है, तैयारियां हैं, उस पर बहुत ही बारीकी से नजर भी रख रही हैं। साथ ही में आप ये भी देखेंगे कि ये अखिलेश यादव जी के साथ में ममता बनर्जी जी ने भी अपना यहाँ पर आकर चुनाव को प्रचार किया था। प्रियंका और राहुल गांधी जी का काशी में विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने गए। तो यानी कि काशी का जो एक ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है, वो चुनावी समीकरण के हिसाब से, चुनावी माहौल के हिसाब से भी काफी ऊपर है और हर पार्टी का हर नेता कहीं ना कहीं यहाँ पर आके अपनी उपस्थिति को और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि वाराणसी जो कि इतना पुराना शहर है, अभी उपाध्याय जी ने भी बताया कि एक पुराना है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। उसी संदर्भ में आगे मैं ये कहूंगा कि ऐसा क्यों है कि वाराणसी में लोग इतना डेरा जमाए हुए हैं, इतने समय से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, भाजपा के लिए यही इलाका कमजोर कड़ी साबित हुआ था। पहले देखिए तो पार्टी को यहाँ से 54 से 33 विधानसभा सीटों से ही संतोष करना पड़ा, जबकि उस तक बड़ी एक अच्छी लहर चल रही थी। तो 2017 में इसी चरण में भाजपा का जो स्ट्राइक रेट था वो केवल 61% के आसपास में रह गया था, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के हिसाब से दूसरे चरण से कम था। तो पारंपरिक रूप से यहाँ पर क्या है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मजबूत रही है। जैसे हम पश्चिम में बात करते थे, जाटों की हम बात करते थे, हम मुस्लिम्स की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब हम आते हैं पूर्वांचल में और इधर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दलित और ओबीसी वोट्स काफी है। उसका ठीक है सर, इसको और विस्तार से मैं आपसे समझूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, आप हमारे साथ बने रहिए। और आरबी उपाध्याय जी, आपका बहुत शुक्रिया सर, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े और आपने अपने अनुभव को साझा किया।